जो टॉपिक है वो है ध्वनि तथा ध्वनि का संचरण, साउंड एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ यानी मैं क्या साउंड उत्पन्न कर रहा हूँ, ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ, और ये ध्वनि बोल तो मैं रहा हूँ आपके पास तक पहुँच रही है। किस प्रकार से ये ध्वनि मेरे द्वारा बोलने पर आपके पास पहुँच रही है, बस यही हमें समझना है कि ध्वनि क्या है और ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और जब हम बोल रहे हैं तो हमारे गले में आप मान सकते हैं, थ्रोट में मान सकते हैं, एक प्रकार के वाग तंतु होते हैं, और वाग तंतु में क्या होता है? कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, और उन वाइब्रेशन के होने के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, और तरंगों के रूप में चलने के बाद आपके पास ये पहुंच जाती है। इसका पूरा एक सिस्टम है। जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि के उत्पन्न होते ही जो कण है, वायु के कण है, यहाँ पर वायु है, वायु के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने के कारण ये कण तो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, कण आपके पास तक नहीं पहुंचते हैं। ये कण कंपन करते हुए अपनी एनर्जी को लगातार अगले कणों के लिए ट्रांसफर करते जाते हैं। इस प्रकार से ध्वनि आपके पास तक पहुंच जाती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम तीनों प्रकार में से कोई भी हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि निर्वात में होकर ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। आप ऐसे मान लें, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर निर्वात हो, किसी भी प्रकार का माध्यम ना हो, तो इस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। आइए अब मैं आपको जो पॉइंट मैंने इससे संदर्भ में नोट किए वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। नंबर 2, मैंने आपको जो बताया है उन्हीं को पॉइंट्स के रूप में नोट कर दिया है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा मैंने बताया था, ध्वनि से सुनने के लिए 1 सेकंड में 20 से अधिक कंपन होना चाहिए और 20,000 से कम कंपन होना चाहिए। ध्वनि आप तभी सुन सकते हैं जब होने वाले कंपन 1 सेकंड में 20 से अधिक हो और 20,000 से क्या हो? कम हो। आगे हम डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार की तरंगें यहाँ से ही बन जाती हैं। चौथे पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, ये निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम होती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे की पटरी है, ध्यान दीजिए, उस पटरी पर 1 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रेल की पटरी पर कान लगाए हुए है और 1 किलोमीटर दूर से हथौड़े से चोट मारकर पटरी में आवाज उत्पन्न की जाती है, तो 2 आवाज उसे सुनाई देंगी। कारण क्या है? एक तो लोहे के पटरी में होके गई, ठोस में होके गई, उसकी चाल तेज थी, वो पहले सुनाई पड़ गई, और एक वायु में यानी गैस में चल के गई, उसमें ध्वनि की चाल कम होने के कारण वो बाद में सुनाई दी। और ये मैंने आपको बताया था, जो हम बोल रहे मनुष्यों में वाग ध्वनि उनके वाग तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ध्वनि और ध्वनि के संचरण के बारे में। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार की वेव्स होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ये मैंने आपको फिगर बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताने से पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, मान लीजिए तरंग तो इधर संचरित हो रही है और माध्यम के कण उसके लंबवत अगर कंपन कर रहे हैं, तो ये जो तरंग है वो क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है, यदि तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। चित्र में भी मैंने आपको बताया हुआ है, मान लीजिए ये तो तरंग के चलने की दिशा है और माध्यम के कण इसके ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण भी बता दे रहा हूँ,
एक जल है तालाब में शांत, उसमें आप कंकड़ मार रहे हैं, तो कंकड़ मारने पर आपने देखा हो जहां पर कंकड़ मारेंगे वहां पर तो गड्ढा उत्पन्न होगा, और उसके बाद उसमें हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जिन्हें तरंग कहते हैं। और उस समय क्या होगा, उस समय श्रृंग और गर्त, जिसे हम क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं, अधिकतम वाली कंडीशन को श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और न्यूनतम वाली जो कंडीशन है उसे गर्त या ट्रफ कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है मैंने आपको बताई, ये किसके लिए, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं तो इस प्रकार की तरंगें कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। दूसरी प्रकार की जो तरंगें हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। आप ऐसे समझ लें, मैं पहले पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिधर तरंग चल रही है उसी के अनुदिश माध्यम के कण भी गमन करें या चलें, यानी तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश ही यदि माध्यम के कण कंपन करते हैं तो उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। देखिए, यदि तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं तो तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ये चित्र के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर एक स्प्रिंग के उदाहरण के द्वारा लिया है। आप एक स्प्रिंग को एक सिरे से बांध दें और दूसरे से खींचकर छोड़ें, झटका दें, तो आप देखिए कहीं पर तो वो क्या होंगे, पास पास होंगे, और कहीं पर क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो जहां पर पास पास होंगे, माध्यम के कणों की बात करें तो वहां तो संपीड़न की अवस्था होगी, कंप्रेशन जिन्हें कहते हैं, और जहां पर दूर दूर होंगे वहां पर क्या होगा, रैरेफैक्शन की कंडीशन होगी। तो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं। ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है वो संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। तो ध्वनि तरंगे आप ध्यान रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इनका संचरण विरलन और संपीड़न की कंडीशन में दशाओं के रूप में होता है। तरंग की आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम तथा वेग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, वो तरंग दैर्ध्य रहेगी, अगली वीडियो में उसे एक्सप्लेन करेंगे, बड़ी डेफिनेशन है, यूजफुल है। तो देखिए, ये तरंग से संबंधित परिभाषाएं हैं, ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं। आवृत्ति से पहले आप एक टर्म आया कंपन, जिसे वाइब्रेशन आया, उसे समझ लें। ये साम्यावस्था है, माध्यम की साम्यावस्था। माध्यम का कण यहां से ऊपर जाए, लौटकर यहां पर आए, फिर नीचे जाए, लौट के पुनः यहां पर आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, एक कंपन कहलाता है। तो लिखा है, किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों, जिन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं, की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होता है। तो कंपन यहां से यहां पर कण का जाना, लौट के यहां पर आना, फिर नीचे जाना, फिर लौट के यहां पर आना, ये हो गया एक कंपन। और 1 सेकंड में जितने कंपन कर लिए जाएंगे वो क्या कहलाएगी, आवृत्ति। दूसरा आता है आवर्तकाल, बस आवृत्ति से संबंधित है। एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अभी मैंने बताया एक कंपन कब पूरा होता है, तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। अब आता है आयाम। जब साम्यावस्था से कण कंपन करना शुरू करता है तो ऊपर जाता है अधिकतम, ठीक है नहीं, फिर वापस लौटता है साम्यावस्था में, फिर नीचे जाता है, फिर साम्यावस्था में वापस लौटता है। तो साम्यावस्था से जितना अधिक ऊपर नीचे विस्थापित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। कंपन करता हुआ कोई कण अपनी साम्यावस्था से दोनों ओर जितना अधिकतम विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। अगला आता है वेग। तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग चाल या तरंग वेग कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी आप जानते हैं चाल या वेग कहलाती है, यही तरंग के संबंध में हो गया। एक संबंध होता है आवर्तकाल तथा आवृत्ति में। तो आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल, आवृत्ति को n से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर हो जाएगा 1/T। एक रिलेशन होता है तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में। तो तरंग दैर्ध्य में जो संबंध होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास v = n लैम्डा।
V बराबर एन लैम्डा। तो V बराबर एन लैम्डा, तरंग वेग बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो ये संबंध होता है तरंग वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में। डेफिनीशन है तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य की डेफिनीशन को हमने 4 प्रकार से बताने का प्रयास किया है। इसकी तरंग गति के चैप्टर जो अगले क्लासेस में आप पढ़ेंगे, इस तरंग दैर्घ्य की काफी जरूरत पड़ती है बार बार। सबसे पहले देखिए, तरंगों के 2 प्रकार मैंने बनाए, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे और एक कौन सी है, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग में जो कंडीशन होती है, अधिकतम ऊपर की ओर सुरंग कहलाता है, क्रेस्ट कहते हैं, और अधिकतम नीचे की ओर गर्त कहलाता है, जिसे ट्रफ कहते हैं। इसी प्रकार से जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, जहां माध्यम कण पास पास होते हैं उसे संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं, और जहां माध्यम कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम रेरफैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर पहली डेफिनेशन लिख रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग में 2 क्रमागत सुरंगों अथवा 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहां से यहां 2 क्रमागत सुरंग है, ये भी तरंग दैर्घ्य है, और यहां से यहां तक 2 क्रमागत गर्त हैं, इनके बीच की दूरी क्या कहलाई, तरंग दैर्घ्य। अब हम आते हैं अनुदैर्घ्य की तरफ। तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग में 2 क्रमागत संपीड़न, एक संपीड़न ये, इससे अगला संपीड़न ये, अथवा 2 क्रमागत विरलन, तो एक विरलन ये और इससे अगला विरलन कौन सा है ये, इनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग में 2 क्रमागत विरलनों अथवा संपीड़नों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब देखिए, उससे भी महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, मैंने आपको पिछले वीडियो वगैरह में बताया हुआ है, साम्य अवस्था में सभी कण यहां पर रहते हैं। साम्य तरंग के संचरित होने पर माध्यम के जो कण हैं वो ऊपर नीचे कंपन करना शुरू कर देते हैं अनुप्रस्थ तरंग में। तो माध्यम का कण यहां से यहां तक जाए, ये वाली जो तरंग, माध्यम कण यहां से यहां पर गया, तरंग आ गई यहां से यहां पर, माध्यम का कण आया लौट के साम्य अवस्था में, तरंग आ गई यहां पर, ठीक है। माध्यम का कण नीचे गया, तरंग आ गई यहां पर, और माध्यम कण अपनी साम्यावस्था में आया, तरंग आ गई यहां पर। यानी किसी कण के एक कंपन पूरा करने के समय में तरंग के द्वारा चली गई जितनी दूरी है उसी को तरंग दैर्घ्य हम कहते हैं। यानी कण एक कंपन जितने समय में पूरा करता है उतने समय में तरंग के द्वारा जितनी डिस्टेंस तय कर ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक और है थोड़ा सा, समान कला वाले 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। समान कला का मतलब है जैसे ये कण चलना शुरू हुए, ध्यान दीजिए आप, ये कण चल रहे, ये वाला कण यहां से यहां पर आया और ये वाला कण यहां से यहां पर आया। अब ये दोनों ही कण अधिकतम स्थिति में पहुंचने के बाद एक साथ क्या, एक साथ नीचे लौटेंगे। तो ये कैसे हो गए, समान कला में हो गए। ऐसे ही एक कण यहां से यहां पर आया और एक कण यहां से यहां पर आया, इन्होंने अपनी अधिकतम नीचे की ओर दूरी तय कर ली। अब ये एक साथ ऊपर की ओर लौटेंगे तो ये क्या हो गए, समान कला में हो गए। तो किसी तरंग में समान कला वाले 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मैंने तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन को 4 प्रकार से डिफाइन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तरंग गति के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता टॉपिक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। आप जानते हैं ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह बिना माध्यम के यानी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो इसमें जो माध्यम 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। और तीनों प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल एक समान ना होकर कैसी होती है, अलग अलग होती है। एक मैं साधारण सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन की जो पटरी है उस पर कान लगाए हुए है और उससे 1 किलोमीटर दूर स्थित जो व्यक्ति है वो हथौड़े से रेल की पटरी पर चोट करता है, हथौड़ा मारता है, तो उसे 2 ध्वनि सुनाई देती हैं। एक ध्वनि तो इसलिए सुनाई देती है कि वो लोहे की पटरी से होकर जाती है, ठोस से होकर जाती है, वो पहले पहुंच जाती है। और एक ध्वनि होकर जाती है वायु में, गैसीय माध्यम में होकर जाती है, वो बाद में पहुंचती है। तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम, उससे ज्यादा द्रवों में होती है और सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोसों में होती है। तो देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं।
ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बताई दिया मैंने। विभिन्न प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम होती है। माध्यम का ताप बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो माध्यम है, कोई भी माध्यम है, जैसे वायु में ध्वनि की जो चाल है वो ताप पर निर्भर करती है। ताप का मान परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल भी परिवर्तित हो जाती है। अगला है समान अवस्था होने पर भी पदार्थ बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। इसका अर्थ यह, जैसे एक धातु है, लोहा है, और किसी टेम्परेचर में उस पर चाल मान लीजिए x है, तो अगर किसी अन्य धातु के लिए, सिल्वर के लिए अगर हम उसी टेम्परेचर पर देखेंगे चाल, तो x ना होके कुछ बदल जाएगी। यानी भले ही ठोस माध्यम है, लेकिन ठोस माध्यम का पदार्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार से गैसीय माध्यम है तो उसका पदार्थ बदल जाएगा, और इसी प्रकार से जो द्रव है वो माध्यम के पदार्थ के बदल जाने पर भी चाल का मान बदल जाता है। ऐसा नहीं है सभी ठोसों में एक समान होगी, सभी द्रवों में एक समान होगी और सभी गैसों में एक समान होगी। तो इस प्रकार मैंने विभिन्न प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, किस प्रकार से चेंज होती जा रहे हैं। एक तो है प्रतिध्वनि और दूसरा अनुरणन, एक इको है और दूसरा है रिवर्बरेशन। तो ये रिवर्बरेशन क्या होता है और आपका इको क्या है, इनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम इको की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपको दोबारा वो आवाज सुनाई पड़ रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा, या कुएं के अंदर आप बोलें तो आपको आवाज दोबारा सुनाई देगी। तो होता क्या है, जो मूल स्रोत है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो किसी अवरोध से टकराकर, चाहे वो दीवार हो, बड़ी इमारत हो, कुआं हो, पहाड़ी हो, उससे टकराकर वापस लौटती है। अब वापस लौटने के बाद सुनाई देती है। तो यही क्या है, प्रतिध्वनि है। इसके लिए एक निश्चित टाइम तक इसका प्रभाव कान पर बना रहता है ध्वनि का। तो इसके लिए उसके आधार पर जो ध्वनि है उसका कान पर प्रभाव 0.1 सेकंड के लिए बना रहता है। तो जो आपको परावर्तित होकर ध्वनि सुनाई दे वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देनी चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो इसमें आप देखिए, मैं इसे बता रहा हूँ, उसके हिसाब से डिस्टेंस भी डिसाइड की गई है। वायु में ध्वनि की चाल निकाल के कि कितनी दूरी पर अवरोधक का होना आवश्यक है, तभी वो ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में आपको सुनाई देगी। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है, तो इसमें ध्वनि जब अपने मूल स्रोत से चलकर किसी अवरोधक, चाहे ऊंची इमारत हो, पहाड़ी हो, कुआं हो, से टकराती है तो ये परावर्तित हो जाती है और बाद में सुनाई देती है। ध्वनि की एक निश्चित समय के बाद इस पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इको के बारे में मैंने आपको बता दिया। जनरली इस घटना को हम देखते हैं। एक जो अगला है रिवर्बरेशन जो होता है, जिससे हम क्या अनुरणन कहते हैं, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, हॉल में क्या होता है, जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जो साउंड उत्पन्न हो रही है, वो दीवार से टकराती है और बारंबार टकराने के बाद परावर्तित होती रहती है। और परावर्तित होने के कारण वो जो कान को सुनाई देने वाली जो ध्वनि है उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। और ये उस समय तक परावर्तित होने के बाद डिस्टरबेंस उत्पन्न होती रहती है जब तक ये इतनी कम ना हो जाए कि कान को सुनाई ना दे। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हॉल हैं उनकी दीवारें हैं या ऊपर की छत है, उन्हें इस प्रकार से मटेरियल वगैरह उनमें यूज करते हैं कि ध्वनि की वो क्या हो, अवशोषक हो। इसी प्रकार से जो उस हॉल की सीट्स वगैरह हैं उनका चयन इस आधार पे करते हैं कि वो ध्वनि की अच्छी अवशोषक हो, जिससे बारंबार ध्वनि के परावर्तन के कारण डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। ये जो घटना है यही आपकी अनुरणन कहलाती है। देखिए मैंने लिखा भी है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तन के कारण बनी रहती है। इसी बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्वध होता है, उसी को अनुरणन कहते हैं। व्यवधान होता है, डिस्टरबेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। चर्चा करेंगे श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। किन आवृत्तियों की तरंगों को हम सुन सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक की आवृत्ति की जो परासर होती है या रेंज होती है, उन तरंगों को हम सुन सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं।
तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं वो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं, उन्हें मनुष्यों के द्वारा सुना जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगे हैं उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, मनुष्यों को उनके द्वारा नहीं सुना जा सकता है। व्हेल है, हाथी है, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो अपश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। कुछ जानवर आप जानते हो भूचाल वगैरह से पहले ही बेचैन हो जाते हैं, भूकंप वगैरह से पहले ही उन्हें जानकारी मिल जाती है, क्योंकि भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, अपश्रव्य तरंगे हैं, उन्हें उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों को भी मनुष्य के द्वारा सुनने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चमगादड़ है, डॉल्फिन है, ये इस प्रकार की तरंगों को उत्पन्न करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो मनुष्यों में ध्वनि श्रव्यता का जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला है श्रव्य तरंगे, जिन्हें ऑडिबल वेव्स कहते हैं। जिन तरंगों को मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नंबर 2 पर आपकी आती है अपश्रव्य तरंगे, जिन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति निम्नतम श्रव्य आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, उन्हें हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति उच्चतम श्रव्य आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें हम पराश्रव्य तरंगे। पराध्वनि के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या उपयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उपयोग है, आप समझे चिकित्सा क्षेत्र में है। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कहते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसके उपयोग जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी इसके कई अपने उपयोग हैं। तो मैं देखिए, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगें अवरोध की उपस्थिति में भी ये एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। चिकित्सा जगत तथा उद्योग क्षेत्र में इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय की बीमारी के संबंध में इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ईसीजी कहते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड कह देते हैं हम, द्वारा गर्भकाल में भ्रूण की जांच, गुर्दे की पथरी का पता लगाने तथा अन्य विकृतियों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है, इसके द्वारा गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़कर मूत्र मार्ग के सहायता से द्वारा इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका चौथा उपयोग है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं उद्योग में, विशेष आकार के पुर्जे हैं जिनकी सफाई करना संभव नहीं हो पाता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। विलयन वगैरह लेते हैं, उनके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके उन्हें साफ कर सकते हैं। बड़े बड़े भवनों में, पुलों में, मशीनों में जो धातुओं के ब्लॉक लगते हैं, अगर उनमें दरार है तो बाहर से तो वो दिखाई नहीं पड़ती है, उन दरारों का पता लगाने में भी हम अल्ट्रासाउंड का, वह है ध्वनि का परावर्तन तथा ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश किसी परावर्तक तल से क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ध्वनि है, ध्वनि भी किसी अवरोध या बड़े परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाती है। किसी बड़े परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाने की जो घटना है वो ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। और ध्वनि के परावर्तन के लिए ये आवश्यक है, जो परावर्तक तल हो वो कैसा होना चाहिए, बड़े आकार का होना चाहिए। तो आज हम एक तो ध्वनि के परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और बहुल परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, किसी अवरोधक से टकराकर ध्वनि के वापस लौटने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए परावर्तक तल बड़े आकार के होने चाहिए। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं, ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का ध्वनि जो है वो पालन करती है, ठीक प्रकाश की ही तरह।
अब आप देखिए इसके क्या क्या बहुल परावर्तन के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला यूज आप देखिए, लाउड स्पीकर होता है या हॉर्न होता है या शहनाई होती है, इसका एक विशेष आकार होता है। ये मैंने चित्र आपको बनाया हुआ है। यहां से आपने साउंड उत्पन्न की और ये साउंड क्या होती है, विशेष आकृति के कारण इधर टकराती है और टकराने के बाद सीधी डायरेक्शन में ही जाती है। अगर इसकी आकृति ऐसी नहीं होती तो क्या होता, चारों दिशाओं में वो साउंड फैल जाती। तो पहला ये उदाहरण है। दूसरा, स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन और फेफड़ों का परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप द्वारा एक तो हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं और फेफड़ों की जांच में भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे आप भली बात परिचित हैं। एक बातचीत करने की नली होती है। तो बातचीत की नली क्या होती है, इसके एक सिरे पर तो क्या लगी होती है, फनल लगी होती है और दूसरे सिरे पर लगी होती है पतली नली। तो जो व्यक्ति बोलना चाहता है, आपने देखा हो अक्सर बुजुर्गों के लगी होती है, लगा लेते हैं। तो जो व्यक्ति बोलता है वो इस साइड से बोलता है और जो पतले आकार की ट्यूब है वो क्या होता है, सुनने वाले व्यक्ति के कान पे लगती है। तो ध्वनि ज्यादा मात्रा में एक ही डायरेक्शन में जाकर उसे सुनाई पड़ जाती है। कान के पीछे हाथ रखकर सुनना, ये आप समझ लें मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के सम्मिलित प्रयोग हैं। दूसरा है कान के पीछे हाथ रखकर सुनना। अक्सर आपने देखा होगा बोलते हैं तो बुजुर्ग जो हैं वो ऐसे कान पर, सुनने वाले जो बुजुर्ग हैं वो कान पर इस तरीके से हाथ रख लेते हैं। कारण क्या है, जो ध्वनि आ रही है ये ध्वनि क्या है, जाएगी और परावर्तित होने के बाद क्या होती है, कान के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे वो ध्वनि साफ सुनाई पड़ जाती है। अक्सर बुजुर्ग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। एक महत्वपूर्ण उपयोग है जहाँ लेक्चर वगैरह होते हैं। तो लेक्चर जहाँ होते हैं, व्याख्यान जो कक्षों में वक्ता के पीछे जो बोलने वाला होता है उसके पीछे अवतलाकार या परवलयाकार बोर्ड लगाकर ध्वनि को सभी श्रोताओं तक भेजने का काम करते हैं। ये बेटा जो हम मान सकते हैं कोई प्रवक्ता है, बोलने वाला है, स्पीच दे रहा है अपनी, उसके पीछे ऐसे ध्वनि परावर्तक लगा देते हैं इस आकार के। तो देखिए यहाँ से साउंड सोर्स है जिसने साउंड को उत्पन्न किया और साउंड यहाँ से चलने के बाद पीछे लगे हुए जो ध्वनि परावर्तक हैं उनसे टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर होने के बाद ये पूरे हॉल में बैठे हुए पीछे तक के जितने भी श्रोता हैं उनके पास पहुंच रहा है। वो है सोनार। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की शॉर्ट फॉर्म है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई और समुद्र के अंदर कोई पिंड है वो कितनी गहराई पर है, अगर वो गतिमान है तो उसकी गति क्या है, उसकी गति की दिशा क्या है, इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने में किया जाता है। सोनार जो है ये जो आपका जहाज है या नाव है, इसके नीचे तल पर इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं प्रेषित, और दूसरा होता है हमारे पास अभिग्राही जिसे रिसीवर कहते हैं, जो डिटेक्टर का काम करता है, संसूचक का काम करता है। प्रेषित के द्वारा या जो आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के द्वारा पराध्वनि तरंगों को प्रेषित किया जाता है और जो डिटेक्टर है, जो रिसीवर है, अभिग्राही है, संसूचक है, उसके द्वारा उन तरंगों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो किसी पिंड से चलने के बाद टकराकर वापस लौटने तक का जो समय है उसकी सहायता से हम वो कितनी दूरी पर स्थित है इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। इसके द्वारा जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल ज्ञात की जाती। सोनार में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रेषित तथा संसूचक होता है जिसको निचले भाग में लगा देते हैं। प्रेषित के द्वारा पराध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं और इनको प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब यहाँ ट्रांसमिटेड है, भेजना है। और समुद्र जल में चलने के बाद समुद्र तल में स्थित किसी पिंड से टकराने के बाद यह वापस लौटती हैं और संसूचक द्वारा ग्रहण करके इनको विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी उचित व्याख्या कर ली जाती है। माना जल में ध्वनि की चाल कितनी है, v है,
और पराध्वनि को प्रेषित करने और अपग्रहण करने में लगने वाला समय स्मॉल टी है। तब सतह से पिंड की दूरी, देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी। मैंने आपको बताया यहां से चलने वाली जो पराध्वनि तरंगे हैं जब पिंड से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस आती हैं तो लगने वाले समय को हमने क्या माना है, स्मॉल टी माना है। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय हमने लगाया, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय कितना लगा, टी का आधा लगा। क्या लगा, टी का आधा, क्योंकि टी समय है पराध्वनि तरंगों को भेजने में और लौटकर आती हैं जब प्राप्त करने में लगने वाला समय। तो 2D बराबर आ जाता बी इंटू टी। इस प्रकार हम समुद्र के अंदर जो चट्टानें हैं, घाटियां हैं, पनडुब्बियां हैं या जो जहाज डूब गए हैं उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। मानव कर्ण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनि जो है वो कान के द्वारा प्रवेश करके कान पटय जो होती है, जिसे हम कान का पर्दा भी कह सकते हैं, इसमें कंपन उत्पन्न करती है। इन कंपनों को विद्युत सिग्नलों में चेंज करके मस्तिष्क तक भेजा जाता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई दे जाती है। तो आज इसके अलग अलग जो पार्ट है, क्या क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कान एक अति संवेदी युक्ति है जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। ये श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है और यह सिग्नल श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। इसमें आप देखिए ये है कर्ण पल्लव। 3 भाग में कानों को डिवाइड किया गया है संरचना को। एक तो बाह्य कर्ण है जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है आपको, इसे कर्ण पल्लव भी कहते हैं। इसके अंदर एक श्रवण नलिका होती है, यहां तक का जो भाग है वो बाह्य कर्ण में आता है। इसके बाद कर्णपट होता है और ये जो है मुद्रक, निहाई और वलयक, ये 3 हड्डियां होती हैं जो उत्पन्न होने वाले कंपनों को तेज कर देती हैं। ये किसमें होती है, ये मध्य कर्ण में होती हैं। इसके बाद आपकी जो श्रवण तंत्रिका है और कर्णावर्त होता है, ये जो है अंतःकर्ण में होते हैं। तो इनके सबके क्या क्या कार्य है मैं आपको बताऊं। सबसे पहला क्या है, कर्ण पल्लव है। तो कर्ण पल्लव मैंने आपको बताया जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, और जो श्रवण नलिका है यहाँ तक का भाग है, ये क्या करता है, वातावरण या परिवेश में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करके श्रवण नलिका तक भेज देता है। फिर आता है कर्णपट, जिसे कान का पर्दा भी हम कह सकते हैं। तो माध्यम में उत्पन्न होने वाले ध्वनि के कारण जो संपीड़न और विरलन है, वो विरलन जो हमारा कर्णपट है उसमें क्या करता है, कंपन उत्पन्न कर देता है। और कंपन उत्पन्न करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं मध्य कर्ण की। तो मध्य कर्ण में स्थित 3 हड्डियां होती हैं, मुद्रक होती है, न्याय होती है और वलयक होती है। ये कंपनों को बहुत अधिक कई गुना बढ़ा देती हैं। और उसके बाद मध्य कर्ण जो है वो ध्वनि तरंगों से मिलने वाले या उत्पन्न होने वाले इन दाब परिवर्तनों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य हो गया मैंने आपको बताया, मध्य कर्ण का जो कार्य हो गया, इसमें लगी हुई हड्डियों के द्वारा कंपनों को कई गुना बढ़ा देना है और इनसे होने वाले जो दाब परिवर्तन है उन्हें अंतःकर्ण तक पहुंचा देना है। अब हम आते हैं आंतरिक कर्ण पर। मैंने अलग अलग आपको दिखा दिया है सभी के क्या भाग। आंतरिक कर्ण में एक तो क्या होता है, आंतरिक कर्ण में एक होता है कर्णावरत। तो कर्णावरत जो होता है उसके द्वारा दाब परिवर्तनों को, ये जो संरचना है इसके द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और उसके बाद लगी हुई जो श्रवण तंत्रिका है, इसके ऊपर लगी हुई श्रवण तंत्रिका है, ये विद्युत सिग्नलों को, जो दाब परिवर्तनों के कारण विद्युत सिग्नल चेंज होके बने थे, उन विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे ध्वनि हमें सुनाई दे जाती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 9 से लेकर 12 तक के सभी वीडियोज आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे।